नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लगातार हम जो है आपकी क्लासेस ला रहे हैं 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर और बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो उसी क्रम में आज हम 11th एग्रीकल्चर में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, उसका आप अगर देखेंगे तो हमने 80% सिलेबस कवर करा दिया है। कितना सिलेबस कवर करा दिया है? 80%। इतना हमने उसका सिलेबस कवर करा दिया थ्योरी का। अब हमने 3 यूनिट आपको कंप्लीट करा दी है 5 यूनिट में से। वेव, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए, मैकेनिक, हीट, लाइट, मैकेनिक्स, हीट, लाइट, 3 यूनिट कवर हो गई। आज यूनिट में हम वेव देखेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। ठीक है, तो हम वेव यानी तरंग कंप्लीट करेंगे, जो इसमें से देखिए काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 10 नंबर का सवाल आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम आपकी तरंग यानी वेव के बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो फिगर आप देख सकते हैं, यही वेव की है। वेग मतलब लहर होता है। समुद्र में आ रही लहर हो, आगी की लहर हो, किसी भी की लहर हो, सबको वेव कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तरंगे, ठीक है, तरंग को ही वेव कहते हैं। यहाँ पर देखिए जिसको लहर भी कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा आपको मिलेगा, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो एक निश्चित चाल से, देखिए आपको ध्यान रखना, ये एक किसी भी मीडियम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है जो एक निश्चित चाल से माध्यम में आगे बढ़ता है। तो तरंग क्या होता है? देखिए, किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक ऐसा विक्षोभ होता है जो निश्चित चाल से उस माध्यम में आगे बढ़ता है। जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण सरल आवर्ती रूप से कंपन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तरंगे अपने साथ क्या क्या ले जाती हैं? तो ऊर्जा यानी एनर्जी और संवेग, ये दोनों ले जाती हैं। देखिए तरंगे यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव। पहला आपका हो जाएगा मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक, या इसी को कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको वैद्युत तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग या अप्रत्यास्थ तरंग बोलते हैं। देखिए जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक हो वो यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल आपका वेव है, और जिनको जैसे आपका रस्सी में उत्पन्न तरंग, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग और ध्वनि की तरंग, ये उदाहरण है आपकी यांत्रिक तरंगों की। अब यांत्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे, और यांत्रिक तरंगों में दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका वह तरंग जिसमें माध्यम के कण क्या करते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ मतलब क्या? कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा की ओर कंपन करते हैं, तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यहाँ पर देखिए तरंग संचरण की दिशा जो इधर की ओर है, तो इधर ये गति कर रही हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग में तरंग संचरण के वेग व कण के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुप्रस्थ तरंगे किस में चलती हैं? श्रृंगों और गर्तों के रूप में चलती हैं। ठीक है, अब श्रृंग और गर्त क्या होते हैं? देखिए, जैसे इस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे अगर चल रही हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उठा हुआ, इसको श्रृंग बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको गर्त बोलते हैं। फिर ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग होगा, ये नीचे गर्त होगा। गर्त मतलब नीचे, गड्ढ, ठीक है, गड्ढा होता है। यहाँ पे वेव लेंथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक तरंग बनने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या अथवा तरंगों की संख्या को आवृत्ति यानी स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका देखिए क्या लिखा हुआ, आवृत्ति एन व आवर्त काल, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें संबंध क्या है? तो n = 1/t होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं मात्रक वाले चैप्टर में कि आवृत्ति का यहाँ पर हम आपको मतलब मात्रक बता चुके हैं, हर्ट्ज होता है या सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, और इसका जो डायमेंशन या बीमा या आयाम होता है वो टी इनवर्स होता है। ठीक है, 2 क्रमांगत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य यानी ये लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक आपका श्रृंग है, ये गर्त है, तो इसके जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, ये देखिए, ये 2 श्रृंगों के बीच की दूरी है, इसको तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ये 2 गर्तों के बीच की दूरी है, इसको भी तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, यानी वेव लेंथ, तरंग की लंबाई, वेव का लेंथ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए, कोई श्रृंग व उसके बगल वाले गर्त के बीच की दूरी λ/2 होती है। क्या? श्रृंग व उसके बगल वाले गर्त। यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक श्रृंग है,
यहाँ पर, और इसके बगल वाला ये गर्त है, तो इसके ये जो बीच की दूरी होगी इसको लैम्डा अपान 2 से यहाँ पर देखिए होती है, ठीक है। और उसके बाद से तरंग की चाल जिसको v यानी बोलते हैं, तो ये आपकी v इक्वल टू लैम्डा अपान टी होती है। अब v इसको बोल सकते हैं v इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग जिस माध्यम से होकर चलती है उस माध्यम के दाब व घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए अनुप्रस्थ तरंगें जिस भी मीडियम में चलेंगी, किसी भी माध्यम में चलेंगी, तो उसका दाब हो यानी जो प्रेशर हो या घनत्व यानी डेंसिटी हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ, ये मैं इसीलिए 2, 3, 4 बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का यहाँ से पूछेगा एग्जाम में। अनुप्रस्थ तरंगे केवल उसी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें क्या होती है, कठोरता। ये ध्यान में रखिए कि अनुप्रस्थ तरंगे आप सिर्फ उन्हीं मीडियम में उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें कठोरता हो। मतलब क्या है, सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, क्योंकि ठोस ही तो कठोर होता है, द्रव गैस थोड़ी कठोर होगा। फिर अनुप्रस्थ तरंगे ध्रुवित, ध्रुवण आगे हम पढ़ेंगे जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पर देखिए ध्रुवित जो है नहीं की जा सकती हैं, मतलब अनुप्रस्थ तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला लाइन देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे द्रवों व गैसों में उत्पन्न नहीं, यहाँ पर देखिए नहीं है, जो मतलब हम आपको बता चुके हैं ना कि अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ उसी माध्यम में उत्पन्न की जाती है जिसमें कठोरता होती है। तो द्रव और गैस में कठोरता कहाँ होती है, नहीं होती, तो इस कारण इसमें नहीं उत्पन्न की जा सकती। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे होती हैं और अनुदैर्ध्य क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मिश्रण होती है जिसे उर्मिका कहते हैं, ठीक है। जो जल की सतह पर उत्पन्न तरंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा पानी में कंकड़ मारेंगे तो वहां पे तरंगे निकलने लगती हैं, वो उसको उर्मिका कहते हैं, ठीक है। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग। अब वहां पे हमने देखा था उसे ये अलग परिभाषा है, यहाँ पर समानांतर कंपन करते हैं तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंगों में कोण के बीच व तरंग के बीच इनमें जो कोण बनता है वो शून्य का बनता है, जबकि अनुदैर्ध्य में कितना था, 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़नों और विरलनों के रूप में चलती हैं। ये आपको अंतर के रूप में देखना कि अनुदैर्ध्य में ये होता है, अनुप्रस्थ में होता है, अनुप्रस्थ में ये होता है, अनुदैर्ध्य में होता है। जैसे यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगे श्रृंगों और मतलब प्रस्थ तरंगे जो हैं वो श्रृंगों और गर्तों के रूप में चल रही थी, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़नों व विरलनों के रूप में चलती हैं, ठीक है। यह बात ध्यान में रखना है। आगे फिर क्या आपका, दो क्रमांगत संपीड़नों अथवा विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब वही जो गर्त व श्रृंग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, और यहाँ पर संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न के साथ साथ मतलब संपीड़न के साथ पर दाब घनत्व अधिकतम तथा विरलन स्थान पर दाब घनत्व न्यूनतम होता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा सा धुंधला है, एडिटिंग में हो गया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगों में देखिए, ध्वनि तरंग जिसको आप साउंड वेव, अभी हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वगैरह। स्प्रिंग की तरंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं वो प्रकाश के माध्यम में यहाँ पर जो है उत्सर्जन मतलब की जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, देखिए ये मेन बात है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। जबकि हमने अनुप्रस्थ में क्या देखा था, वो सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ मतलब जिसमें कठोरता होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के लिए आवश्यक गुण क्या चाहिए, तो प्रत्यास्थता चाहिए और घनत्व चाहिए, ठीक है। अब ध्वनि तरंग की चाल जो साउंड वेव होती है उसकी जो चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में। अब सब मतलब ध्वनि सबसे ज्यादा यानी ठोस में चलेगी, उसके बाद द्रव में। ध्वनि की चाल का ये घटता क्रम है। घटता क्रम मतलब देखिए यहाँ पर आपका जो द्रव है इसमें कम चलेगी, गैस में सबसे चलेगी, सबसे ज्यादा चलेगी ठोस में, ठीक है। निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ये भाई सबको पता है। अगर निर्वात रहे तो ध्वनि नहीं चलेगी। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं, ये बातें ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर ध्रुवण यानी पोलराइजेशन लिखा हुआ है।
वह घटना जो प्रकाश व ध्वनि के बीच अंतर बताती है उसको ध्रुवण, ध्रुवण मतलब क्या, प्रकाश यानी लाइट और ध्वनि यानी साउंड के बीच जो डिफरेंस बताए वो घटना ध्रुवण कहलाती है। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो केवल आवृत्ति अपरिवर्तित यानी नहीं बदलती, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। जल में उत्पन्न तरंगे होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। आवृत्ति के आधार पर जो फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड वेव, 3 प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑडिबल वेव, मतलब श्रव्य तरंगे। इनका जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। यहाँ पर आपको हो सकता है क्लियर नहीं हो रहा हो, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर अपश्रव्य तरंगे, ये दूसरा है, यानी इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक साउंड वेव। तो ये जो है ये 20 हर्ट्ज से कम इसका आवृत्ति होता है, ठीक है। फिर पराश्रव्य तरंगे जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पराश्रव्य का होगा 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा आवृत्ति, ठीक है। श्रव्य तरंग का आवृत्ति परिसर यहाँ पर देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अपश्रव्य तरंगों की ध्वनि यहाँ पर 20 हर्ट्ज से यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। पराश्रव्य का यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगे देखिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी दाब विद्युत धारा होती है द्वारा। भूकंप की तरंगे अपश्रव्य होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो यहाँ पर आपकी जो है इंफ्रासोनिक होती हैं, इस कारण आप उसको नहीं सुन पाते हैं। अब उसके बाद से अपश्रव्य तरंगे सुनी जा सकती हैं। जो भूकंप वाला है देखिए, कुत्ता, चमगादड़ मतलब कुत्ता और चूहा, ये दोनों भूकंप की भी ध्वनि को सुन सकते हैं। भूकंप जब आ रहा है, अभी 12 साल पहले आया था 2012 में बड़ा वाला भूकंप। पर अश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है चमगादड़ द्वारा, ठीक है। यहाँ पर श्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य मैं आपको देखिए यहाँ पर मीटर में लिखा हुआ है, तो 16.5 से 1.65 सेंटीमीटर, 16.5 मीटर से या 16.5 मिलीमीटर। अपश्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य होगा 16.5 मीटर से अधिक। अब पराश्रव्य का होगा 1.65 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मैंने पीडीएफ, ये मतलब आपका जो तरंग वाला है ये 14 पेज में मैंने बनाया हुआ है। मैंने 7 पेज आपको कंप्लीट करा है। यहाँ पर मैं पूरा पहले कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हाँ यहाँ से है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद से तरंग की तीव्रता जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, तो किसी माध्यम के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड संचरित ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। तरंग की तीव्रता बराबर क्या होगा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे समय। इसको आप कह सकते हैं कि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे समय, इसी से तरंग की तीव्रता निकलती है। तरंग की तीव्रता का मात्रक वाट पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है और इसका बीमा जो है एमटी क्यूब होता है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, ठीक है। यदि दो तरंगों के आयाम a1 व a2 हो तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, देखिए यहाँ पर फार्मूला I1 I2 बराबर a1 a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 14 पेज का पीडीएफ है जिसमें से मैंने आपको 7 पेज कंप्लीट कराया है। क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, यानी ये पूरी यूनिट ही है, 10 नंबर आते हैं। तो अभी तक मैंने जितना कराया आप लोग मान लीजिए यहाँ से आपका 5 नंबर आएगा। आधा हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में हम अगला जो बचा हुआ तरंग का मतलब टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आधा कराता हूँ तो आधा घंटा कम से कम लेक्चर हो जाएगा, आधे घंटे का। तो मतलब इतना ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं, लेक्चर बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि जितना लेक्चर कराएं एनर्जी के साथ कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें चैप्टर पेज तक मैंने करा दिया है। उसके बाद से जो आपका 14वां पेज तक है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में मैं आपको आधा कंप्लीट कराऊंगा जो तरंग का बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा यहीं आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो के, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जब दूसरी मैं ये जो वेव है तरंग है इसका दूसरा जब पार्ट लाऊंगा तो उस दिन मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। तब आपको ये पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा। आज सिर्फ आधा कंप्लीट कराया है तो आपको मैं
इसके सेकंड पार्ट वाले दिन PDF दे दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इतना एफर्ट लगा के आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है। और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने वाले जल्दी कराइए।